जी, अस्सलाम वालेकुम। तो 3 हिस्से तो हमारे खत्म हो गए, बातों-बातों पता भी नहीं चला 3 हिस्से कब गुज़र गए। एक बड़ी अहम बात आपसे मुझे पूछनी थी, वो ये थी कि पाकिस्तान के अंदर उर्दू के फ़रोग़ में, मुताले के फ़रोग़ में, सोशल मीडिया के साथ-साथ समाजी तंज़ीमों का किरदार। क्योंकि इकबाल साहब मुझे लगता ये है कि अगर आप इसको डिवाइड करें, तो 2019 तक जो चीज़ें चल रही थी, 2-3 साल के कोरोना में ऐसा हुआ कि सब लोग ठस होके घर बैठ गए थे। और ये ना वो तंज़ीमें सरगर्म रह गई थी, ना वो रह गए थे। फिर जब कोरोना ख़त्म हुआ है तो फिर अचानक बहुत तेज़ी से गया है और बेपनाह तंज़ीमें बनी हुई हैं और बहुत सारे इनके रेगुलर इजलास भी होते हैं, ओकेजनल इजलास भी। क्या ये वाक़ई सही मानों में उर्दू की खिदमत कर रही है तंज़ीमें आपके देखिए, हर आदमी अपने तौर पे मुख़लिस तो है, कोशिश वो है। वो अब सवाल ये है कि वो कितने कामयाब होते हैं, सवाल ये है। बात सारी ये है क्योंकि इसमें वही जो सबसे बड़ा जो हमें जो खटका है ना, आपको भी और मुझे भी, वो रोमन उर्दू का है। बाकी तो देखिए ना, चल इसमें अंग्रेज़ी अल्फ़ाज़ मिल गए, अब अंग्रेज़ी अल्फ़ाज़ ने उर्दू में जगह बना ली और वो सब तो चल जाएगा, लेकिन ये रोमन उर्दू है ना, ये मार डालेगी और इसमें इस वक़्त जो किरदार है हमारे इदारों का, वो बड़ा खतरनाक है। ये नहीं होना चाहिए। उर्दू को उर्दू में लिखें, मैं तो यही कहता हूँ। मुश्किल क्या है? बड़ा आसान है। अच्छा, मेरा सवाल कुछ और है कि माशाल्लाह अगर कैची शहर में देखें, तो मेरे ख़्याल है 85 अंजुमनें तो बनी होंगी। अच्छा, ज़्यादातर अंजुमनें मेरे ख़्याल है 80-85% वो हैं, जो चंद मख़सूस चेहरे हैं। आप उसको एक गपशप क्लब कह लें, कुछ कह लें। लेकिन क्या ये जो अंजुमनें मिलती हैं, उस तरीके से वाक़ई वो इतना अदब तख़लीक़ हो रहा है और अदीब को शनाख्त मिल रही है? क्या ये अंजुमनें वो किरदार अदा कर रही हैं या सिर्फ़ एक मख़सूस हद तक जो मख़सूस हल्के जिनके हैं? ये उर्दू को फ़रोग़ है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस अदब को जो फ़रोग़ नहीं मिल सकता, ये तो अल्लाह ने एक खुदादाद सलाहियत रखी है। स्कूल में जब बच्चे होते हैं ना, ड्राइंग के बच्चे ड्राइंग अच्छी बनाते हैं, कुछ बच्चे ड्राइंग अच्छी बनाते हैं, कुछ उर्दू में अच्छे होते हैं, कुछ अंग्रेज़ी में अच्छे होते हैं। तो जिनका अदब का जैसा जैसे हमारा अदब की तरफ रुझान था, तो बिलाखिर हम अदीब बन गए। तो ये तो जिनका अदब की तरफ रुझान होता है, वो ही इन मतलब कमेटियों में जाते हैं और उसके लिए काम करते हैं और वो काम होता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल फ़ुज़ूल है, ऐसा नहीं है। अगर वो ये ना होगा तो फिर रह क्या गया? काम तो हो रहा है बिल्कुल, बहुत सारे लोग बहुत सिंसियरली काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, ये बहादुराबाद में है तारिक मसूद तारिक क्या नाम है? तारिक जमील साहब। देखिए, हाँ, इनका कितना मतलब किरदार है, इनकी पूरी कोशिश है कि जितना हो सके अदब को फ़रोग़ दें। तो इस तरह के जो लोग हैं ना, बहरहाल इसका इसका एक वो तो है ना, आपका रिज़ल्ट तो आता है। अगर कराची की 3 करोड़ की आबादी में हमारे तारे साहब जैसे कितने लोग होंगे? वही वो अपनी जगह है, लेकिन फिर अब क्या करें, ज़्यादातर लोग नालायक हैं, तो उसका क्या इलाज करें हम? इसका तो कोई इलाज ही नहीं है ना। क्योंकि अब वक़्त सारा बदल गया है ना पूरा। अब देखें ना, एक ज़माने में तसव्वुर भी था कि घर बैठे लोग इतना काम करेंगे और कमाएँगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि अदब मर जाएगा, तो अदब मरेगा नहीं, अदब जो है वो रहेगा। लेकिन क्या आज 2025 में उतना ही अदब तख़लीक़ हो रहा है जितना कि 50s में होता था? वो रसायल गायब हो गए जहाँ पे नई-नई चीज़ें आया करती थी, पहचान बनती थी। अब उसकी जगह जो है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ले लिया है ना सारा। अब देखें ना, इतनी ऑनलाइन कितनी चीज़ें आ रही हैं, क्या हो रहा है, अब कितने रिसाले ऑनलाइन आ रहे हैं। लोग अच्छा, हम और आप आउटडेटेड हैं, जो नई नई जनरेशन तो उसको पढ़ रही है। हो सकता है कि उसी में कोई अल्लाह रास्ता बना दे। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह से। लेकिन ये है कि मैं इसके खिलाफ हूँ कि अदब जो है ना वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो तो अंदर की सलाहियत होती है, जिस जिस लड़के में होगी वो अदीब बनेगा। अदब की तरफ उसका रुझान होगा, अदीब भी बने, खुदादाद है। तो वो कभी भी छुप नहीं सकता। लेकिन जिस मुआशरे के अंदर एक क्रिकेटर होना बहुत अच्छा समझिए कि एक बाइस-इज़्ज़त चीज़ होगी कि भई ये लड़का बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, ये लड़का बड़ा अच्छा गेमर है। शायद अदीब होना उसके लिए इतना बाइस-इज़्ज़त नहीं होगा कि भई इसके माशाल्लाह 2 अफ़साने फ़नून छप गए थे ये। समझता हूँ ऐसा नहीं है। मैंने अब किताबें लिखी हैं, मुझे पता है कि मेरी कितनी इज़्ज़त है। नहीं सही है, वो तो एक्सेप्शन है। देखिए, एक्सेप्शन हमेशा होती है। सब लोग जो है ना, भई आप हमारी सोसाइटी की इज़्ज़त हैं, ये है। बेशक किताब पढ़े ना वो, लेकिन बल्कि मैं तो आप देखिए, मैं आपको बताऊँ ना 2-4 नाम तो ऐसे हैं जो कि एक्सेप्शन हैं और आपका भी है, मैं बार-बार कहूँगा हमारे अज़हर आज़मी साहब का भी है कि जिन्होंने फ़ेसबुक से अपनी पहचान बनाई, फ़ेसबुक से अपनी उन्होंने एक मार्केट कैप्चर की और जब उनकी चीज़ें आई तो फ़ेसबुक में काफ़ी मकबूल हुई, इसमें कोई शक नहीं है। आम लड़का जो स्कूल से सलाखों की तादाद में निकल रहा है, मैं नहीं समझता कि उनमें से इतने हमारे नए अदीब पैदा होते होंगे या उनको शौक भी होगा, उनको शौक कुछ और होगा, पबजी का शौक होगा,
क्वेटा होटल के ऊपर रात को 3 बजे तक बैठे हुए रहेंगे सारा ये। किताब किसी के हाथ में नहीं देखेंगे आप। हाँ, ये आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो जिनका रुझान है ना इस तरफ, मैं तो देखता हूँ देखिए हमारा जो ग्रुप है ना, कराची उर्स उल बेलात, उसमें सारे लड़के जो हैं, अच्छा मैंने कितनों को डाँटता हूँ ना मैं, सुन लेते हैं, कहते हैं मैंने एक पहले रखा था कि कोई भी अगर गलत कहे, मैं उससे कहा दीवार की तरफ मुँह करके खड़े हो जाएँ। तो वो लिखते थे अंकल हमने दीवार की तरफ मुँह कर लिया है, पहले से ही, हमें पता चल गया हमारी गलती हो गई है। तो ये है ना, असल में 1984 के बाद जो हमारे अंदर जो एक ख़ास किस्म की जो खूबियाँ थी ना, वो दूसरी तरफ चली गई। तो उसके बाद जो अब जो नस्ल जो ऑफ़िसर ग्रेड पे नस्ल है ना, वही नालायक है। असल चीज़ वही है। अब वो जैसे असाज़ा मुझे और आपको मिले थे, अब वो नहीं है और वो आज का उस्ताद जो है वो भी पैसों के मार खा गया था। सिर्फ़ इसमें उस्ताद नहीं, ऑफ़िस में भी, ऑफ़िस का जो बॉस है, पहले हमारे चचा होते थे, तो वो जब कंपोज़र आता था, एक शादी कार्ड बनाता था, कहते कि हजाम हम इस तरह नहीं लिखते हैं। उसकी दुरुस्ती करते तो थोड़े दिन में सीख जाता था। अब तो नहीं है ना, अब देखें, मैं आपको एक मिसाल दूँ कि ये हम लिखते हैं उर्दू में चश्मे बरा, अब इंग्लिश में उसको तर्जुमा कर दिया अवेटिंग टू वेलकम यू, हालाँकि इसकी इंग्लिश होगी लुकिंग फॉरवर्ड। तो ये चीज़ें होती हैं ना, तो मैंने दोनों ज़बान आनी चाहिए तब आप तक में तो इसकी इस्लाह करते थे कि आपको इस तरह ये इस तरह लिखना है, तो उसकी इस्लाह हो जाती थी। अब वो ऊपर बैठा है, वही नालायक है, वो पैसे ले रहा है, दे रहा है, अच्छा पढ़ने वाले भी ऐसे हैं, वो कपिल शर्मा शो। इस पर मुझे एक सच्चा किस्सा याद आया कि एक ज़माने में एक हुकूमत पाकिस्तान ने कोई कमीशन बनाया था और जो पूरे पाकिस्तान में जाके उसने एक हर जगह पे जाके इजलास किए थे कि पाकिस्तान के तालीमी मसाइल क्या हैं और उसे कैसे बेहतर किया जाए। होता था कि ज़माने से काम होते थे। तो उनके साथ मेंबर थे कहेंगे हम लोग गए बलूचिस्तान में। तो वहाँ पे हमारे पास एक सवालनामा था जितने लोग आ रहे थे बारी-बारी उनसे सवालात कर रहे थे। तो एक सवाल उसमें ये भी था कि पाकिस्तान में जो इम्तिहानात पास करने के लिए जो नकल का जो रुझान बढ़ता जा रहा है, इसके लिए क्या किया जाए? तो कहेंगे वो साहब एकदम से जैसे हँसी का फव्वारा छूट जाना। तो बड़ा क़हक़हा मार के ज़ोर से हँसे, बड़ा सोबर किस्म का माहौल, सब सीधे बैठे हुए और वो हँस रहे। फिर उनकी हँसी रुकी, दोबारा बारिश हुई, फिर से सो गए। तो उन्होंने कहा भई हमने कोई ऐसी मज़ाक की बात तो नहीं की? तो कह रहे नहीं बात ये नहीं है। बात ये है कि आप लोग इतने दूर से उठ के आ गए एक ऐसे मसले के लिए बात करने की मुझसे, जिस मसले का वजूद ख़त्म होने वाला है। पाकिस्तान में नक़ल का रवाज बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। आप लोग उससे तहक़ीक़ कर रहे हैं। तो कहें लगे भई हम भी बड़े हैरान हुए कि पाकिस्तान में नक़ल का रवाज क्यों ख़त्म होने लगा? कहने लगे अभी मसला ये है कि कुछ लोगों को आता है, तो वो उनको नक़ल कराते हैं जिनको नहीं आता है। आप देखिएगा ना करें, थोड़े दिनों बाद ना नक़ल कराने वालों को आता होगा, ना नक़ल करने वालों को आता होगा, इसलिए नक़ल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बात तो सही है बिल्कुल ये कि जो चीज़ें हैं अभी देखिए, हम जब मेरी पहली किताब थी ना, हम एक स्कूल में गए जो कराची में 1915 से है। तो मैंने बात कर रहे थे, पहले तो वो मुझे लिफ्ट नहीं करा रहे थे, फिर मैंने अपनी किताब दिखाई इनको और मैंने कहा कि ये, फिर उनको ये हुआ कि कोई आदमी है। तो उसकी हेडमिस्ट्रेस थी, मैंने कहा आपकी स्कूल की मुझे हिस्ट्री बताएँ, तो उनको कुछ नहीं पता था। फिर मैंने इनकी तारीख़ की जो टीचर थी, लेडी टीचर, उनसे मैंने कहा देखिए आप तो ले टीचर हैं उस तारीख़ की। आपको सबसे पहले फ़िक्र होनी चाहिए कि 1915 में बिल्डिंग बनी है तो किसने बनाई थी? कौन था? ये तो आपको खुद को दिलचस्पी होनी चाहिए जब आप तारीख़ पढ़ाती हैं। कह नहीं, नहीं हमें तो कोर्स के अलावा ये तो एक ज़ाती दिलचस्पी की चीज़ है। फिर मैंने इनकी हेडमिस्ट्रेस से भी कहा, मैंने कहा आपकी स्कूल का फ़ेसबुक, अब तो फ़ेसबुक पे सहूलत है, स्कूल का पेज बनता है। तो मैंने कहा आप देखिए हर बच्चे। अच्छा पंजाब में मैंने देखे हैं बाद स्कूलों के पेज, क्या मज़ा आ गया उसको देख के। स्कूल के पेज और जो बच्चे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जो वहाँ पे तकरीरें और तहरीर हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत पंजाब में बहुत काम मैंने उनसे कहा आपके यहाँ बच्चे ना उल्टे-सीधे मुँह बना के उसमें फ़ोटो खिंचवाते हैं, तस्वीरें लगा देते हैं। ये जो आपके यहाँ जो जिस टीचर को इसका शौक हो ना, वो इसका मैनेजमेंट ले और आपको आपकी क्लास में अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चे मिल जाएँगे जिनको अदब की तरफ इसका शौक होगा। अच्छी कहानियाँ लिखेंगे, क्योंकि वो तो बेचारे चाहते हैं ना उनका उनका अंदर की चीज़ बाहर निकले। निकालने ला लेकिन वो मैंने कहा ना, नस्ल नालायक बड़ी हो गई है अब। असल चीज़ अगर आप देखें तो कुछ अर्सा पहले तक होता क्या था कि बच्चों को बचपन से हम लोग जो है तालीम तरबियत हमदर्द नौनियाल बच्चों की दुनिया और सब पढ़ के फिर उनको शौक होता था और कोई किसी का लतीफ़ा छप गया हमदर्द नौनियाल में वो खुशी फूला नहीं मारा है, किसी का लेटर और वहीं से फिर एक अदीबों की खेप निकलती थी, कहानियाँ भेजते थे ये और लोगों से ठीक करके छापते थे। अब तो वो साल ही नहीं है। और जब कॉलेज का मैगज़ीन छपता था, तो जो कॉलेज में जो अदब की तरफ रुझान वाले उस्ताद होते थे, वो लड़कों को तलाश करते, उनकी निगारशात जमा करते थे, तो उसमें से भी कितने अदीब निकलते थे ना। वो सब, लेकिन अब वो ऊपर जो बैठा है आदमी ना, वही नालायक है। आप उसका क्या करेंगे? जब अब मैं आपको बताऊँ, मेरे
बच्चे बेटे को स्कूल में पढ़ता था, तकरीर लिखने को दी कि हम जिंदा कौम हैं। तो मैंने उसका इब्तिदा की जावेद चौधरी के अंदाज में कि मद्रास का मैदान है, पाकिस्तानी माजिद खान खेल रहे हैं, क्रिश्चियन गावरी बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने बॉल दी तो माजिद खान ने छक्का मार दिया। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन थी कि ऊंचा शॉट नहीं खेलना था। तो उनसे पूछा कि आपने क्यों छक्का मारा? हम जिंदा कौम है। इस तरह उन्होंने मैंने बनाया। अब हुआ ये कि मेरा बेटा लेके गया ना तो टीचर उसके आगे लिख दिया मैं क्रिकेट के हवाले से कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा पूरी तकरीर की ऐसी तैसी कर दी। मैं दूसरे दिन गया टीचर से मैंने मैंने कहा यार मेरी तकरीर तुमने मैं क्रिकेट मैंने इसको इसी तरह क्रिकेट के हवाले से कुछ कहना चाहता हूँ हैं क्या आपने तकरीर वो फिर माफिया मांगने लगा। मैंने कहा यार आप कुछ सोचे लिखने वाले ने क्या लिखा है। मेरी बेटी पढ़ती थी तो उसकी मिस ने एक दफा मजमून लिखवाया अजायब घर में। मैंने बेटी को लिख के दिया इसके बाद वो कोई भी मजमून आ तुम्हारे अब्बू से लिखवा के आओ मैं क्लास में लिखवाऊंगी। तो उसको उस औरत को शौक लड़की को शौक था उसको वो था उसको शौक नहीं था। तो ये बड़ा फर्क होता है ना। तो इस तरह की टीचर जब होते हैं ना वो बच्चों को मतलब प्रोजेक्ट करते हैं बच्चे उनसे सीखते हैं। लेकिन वो खाल खाल रह गए। आप जहां भी जाए ना तो आपको एक दुख होता है देख के कि इसको कुछ आता है। आप कहो को तो सुनो खेत की कहो खेत की सुनो खलियान की ये जवाब होता है ना। आपने शुरू में हवाला दिया रमजान बलोच साहब का, मैं उनको पढ़ता रहता हूँ, बहुत अच्छा लिखते हैं और लियारी में और भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छा लिखते हैं। तो ज़रा कुछ के बारे में बताइए कि लियारी में जो आजकल अदब जन्म ले रहा है और जो लिखने वाले हैं ख़ास वो कौन हैं जो आपके समय में इस दौर हाँ, और शब्बीर अरमान करके हैं एक हमारे शब्बीर बलोच हैं। हाँ, ये वसीम वसीम जो है वो फैसल बैंक में होते हैं। उनके जो थे अच्छा ही नाम था उनका जो उसमें रसाफ़ी थे और एक्सप्रेस में होते थे। तो इनकी तो मतलब खानदानी तौर पे इनकी दादी जो थी वो अदीबा थी फारसी की उसकी बलूची ज़बान की। तो असल में इनका जो लिंक है ना ये है फारसी से। और फारसी और उर्दू जो है ना वो तो इसलिए यहाँ बड़े अच्छे अच्छे अदीब निकलते हैं। लिखते भी अच्छा है क्योंकि इनका मुताला भी इतना ही वसी होता है। तो वो लियारी में तो अब भी कहकशां है। और लियारी के लोगों की मैं आपको बात बताऊं कि वो इतने इनके अंदर सेंस है। जैसे मैं जाऊंगा ना कोई अजनबी आदमी पूछेगा ना कि रमजान बलोच का घर कौन सा है तो बोलेगा कि यही है तो बोलेगा हाँ वो इस तरह कहेगा। लेकिन मैं जाऊंगा रमजान बलोच साहब का घर जी हाँ तो पता है कि ये एजुकेटेड आदमी मुझे इसका जवाब भी उसी तरह से देना है। तो ये एक सेंस है ना बात करने की। लियारी तो इस मामले में बहुत अच्छा एग्जाम तो लियारी में पॉइंट भी आता था कराची यूनिवर्सिटी का एनईडी का पॉइंट आता था। फिर आहिस्ता आहिस्ते सब हर जगह खराबी हो गई। और मेरा ख़्याल है वहाँ पे अच्छा अदब तख़लीक़ हो रहा है। मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, शब्बीर साहब की पढ़ी है, उनकी रमज़ान बलूच साहब का मैं काफ़ी फ़ैन हूँ, उनकी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ काफ़ी है। तो अदब तो वहाँ पे बहुत अच्छा तख़लीक़ हो रहा है। आपने बात की फ़ारसी की, तो इस पर एक चीज़ मेरे ज़हन में आई कि एक ज़माने में हमारे यहाँ उर्दू अदब के साथ-साथ जो है वो फ़ारसी जो थी वो इल्म-ओ-अदब का एक गहवारा समझी जाती थी और हर पढ़ा-लिखा शायर और अदीब वो फ़ख्र महसूस करता था कि समझता था मेरी तकमील तब होगी जब मैं फ़ारसी में लिखूँगा और ये सिलसिला चला है गालिब तक, इक़बाल तक के लोगों ने लिखी हैं और फ़ारसी में अच्छी चीज़ें लिखी हैं। तो इल्म-ओ-अदब की जो मेराज थी वो फ़ारसी में अबूर होती थी और इसीलिए मुहावरा होता था कि साहब पढ़े फ़ारसी बेचे तेल। तो लेकिन ये कैसा ज़माना है कि वो लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा अगरचे फ़ारसी नहीं आती है लेकिन इल्म-ओ-अदब उनका इतना ही है, वो तेल बेचा और फिर फ़ारसी पे आ गए इल्म-ओ-अदब पे आ गए। भाई वो तो आपके सामने बैठा है। वही मैं आपसे आप ही कह रहा हूँ कि आप वो थे जो तेल बेच के आ गए फ़ारसी पढ़ ये अंदर की देखिए पहले मैं जब अखबार जहां में लिखता था ना मेरा छप जाते थे लेटर टू एडिटर या जिस तरह के मजामीन भी छपते थे। जब हमारे भाई साहब को पता चला उन्होंने कहा खबरदार जो तुमने लिखा है कारोबार पे ध्यान दो। इतने बरस गुजर गए ना वो ये कहेंगे कि तुम मुफलिस हो गए। वो मैंने आपको शायद पहले बताया भी हो कि मुझे उन्होंने कहा था कि जब मैं बीकॉम कर लिया तो कहने लगे अब आगे नहीं पढ़ना है ना अब क्या करोगे। मैं उर्दू में एमए करूंगा। बोला इससे क्या होगा क्या बनोगे। तो मैंने कहा भाई मैं लेक्चरर बनूंगा फिर मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे मैं आपको 2-3 दिन के बाद इस पे बात की वो कहीं से उन्होंने पूरा मुताला किया फिर मुझसे कहा कि तुम्हारी तरह जो एक लड़का था वो लेक्चरर बन के किसी कॉलेज में अपॉइंट हुआ। तो जो प्रोफेसर थे या उस वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उन्होंने कहा कि तुम यहाँ किसी लड़के से क्या सख्ती नहीं बरतोगे किसी के साथ भी नहीं। बोला क्यों। बोला जो अच्छे पढ़ने वाले हैं ना वो तुम्हारी तरफ कॉलेज के प्रोफेसर बनेंगे और जितने नालायक है ना कॉलेज को बड़े बड़े डोनेशन देंगे। तो तुमको क्या बनना है बताओ। डोनर बनना उन्होंने मुझे कहा हम जो कारोबार कर रहे हैं ना सही कर रहे हैं। तो मैं भी कारोबार में लग गया फिर मेरा रुझान सेट गया। लेकिन जब फेसबुक आई वही बात आ गई मुझे लिखने का मौका मिला फेसबुक पे तो फिर वो अंदर से चीज बाहर आ गई। तो जिसके अंदर खुदादा सलाहियत ऐसे काफ़ी लोग होंगे यकीनन लेकिन मुझे 2 बहुत पसंद आए इस मामले में कि आपका कि दुकानदारी के साथ अपने-अपने शौक ने और दूसरा हमज़ा फ़ारूक़ी साहब का, कि हमज़ा फ़ारूक़ी साहब की मैंने बड़ा लंबा-चौड़ा इंटरव्यू लिया था ये और मुझे बड़ी हैरत हुई
कि उनको भी घर वाले रोकते थे और वो अपने कपड़े की दुकान में बैठे रहते थे और जब उनको छुट्टी खाने का वक़्त होता था फिर जाते थे कहाँ? स्टेट बैंक की लाइब्रेरी, नेशनल बैंक की लाइब्रेरी और वहाँ से पढ़-पढ़ के फिर जो सारा काम किया इक़बाल के ऊपर, तो वो शनाख्त बन गए हमज़ा फ़ारूक़ी साहब ये। तो उनकी तहरीरें बड़ी उम्दा हैं और वो भी तो मुझे बड़ी हैरत होती है कारोबारी लोग जो हैं हुसैन मेमन कारोबारी, इसको अदब में कि 2 पैसे का फ़ायदा नज़र नहीं आता। तो ये कैसे आ गया? चचा जब थे, अदीब थे, तो जो जिसके अंदर सलाहियत होगी वो छुपेगी नहीं ना। अब जैसे मैंने डॉक्टर फैयाज़ की आपसे बात की है, ये डॉक्टर फैयाज़ जो हैं ये चिन्योटी हैं। और कपड़े का काम था इनका लेकिन इनको डॉक्टर बनना था तो डॉक्टर बने लेकिन और वो जो सलाहियत थी, खैर कॉलेज मैगज़ीन में वो लिखते होंगे। लेकिन बाद में फ़ेसबुक पे जब लिखना शुरू किया, तो अब ये डॉक्टर साहब की किताब आ रही है, आप देखिएगा और अगर डॉक्टर साहब का यहाँ ज़्यादा क़याम हुआ, तो हम यहाँ इनका इंटरव्यू भी इंशाअल्लाह करेंगे। नहीं, मैं कहूँगा उनसे कि आप इंटरव्यू वो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो बड़े मैं बल्कि मैं तो आपसे दरख़्वास्त करूँगा अगर आप मुनासिब समझें, तो ये जगह हाज़िर है और बड़ी खुशी होगी अगर आप मेहमानों को लाएँ और आप उनसे गुफ्तगू करें, मैं कैमरे पीछे रिकॉर्ड करूँ। क्योंकि वो आपका ज़्यादा उनसे एक इक्वेशन है, आप उनको समझते हैं चीज़ों को। तो ये जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैयाज़, ये इनकी तकरीबन रहनुमाई डीएमसी में होगी, डाउ मेडिकल कॉलेज में। तो उसमें अगर उन्होंने उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि आप अपने 2, 4, 5 करीबी तो फिर आपको मैं कह दूँगा अगर आप आ सकते हैं तो उस रोज़ आइएगा, हफ़्ते का दिन होगा। तो उस तकरीब में भी हम शिरकत करेंगे, वहीं डॉक्टर साहब से कह देंगे यार आप 1 घंटा हमें दे दें। ऐसा होगा तो मैं उनको लेके यहाँ आ जाऊँगा। मेज़बान आप होंगे, मेहमान वो होंगे। लेकिन मैं ले आऊँगा उनको ना, ये आपके जो है ना क्या कहते हैं पापड़ी छोले ये मुझे बड़े अच्छे लगे। मैं बता दूँगा घर पे। तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह अगर लेकिन वो कराची में क़याम होगा ना तो वो भी खुश होंगे ना, हम उनका इंटरव्यू करेंगे। आपका माशाल्लाह रसूल ब्रादर का इतना बड़ा ग्रुप है, इतने सारे लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तारुफ़ होना चाहिए हल्के-हल्के फुल्के। तो मुझे बताइएगा किस तरीके से मैं अपना ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों को सामने लाया जाइए। अदब फ़रोग़ जी, जी। जी, तो वन मैन भी हो सकता है उनके साथ ही कि वो खुद आएँ, खुद बोले, पीछे पड़े सारा तक ला सकें। और मैं चाहता हूँ कि आपके हलके में से कुछ ऐसे लोग हों, जो इंटरव्यू करें और कुछ जावेद भाई हमारे बहुत अच्छे हैं और अच्छा एक बात आपको और बताऊँ हमारा जो है ना मेमनी एक्सेंट है ना लहज़ा। अच्छा ये उर्दू है उसकी भी अपनी खूबसूरती है ना। मेमनी लहजे की, पंजाबी लहजे की, ये जो ए हमीद है ना, उन्होंने लिखा था कि अगर हम उर्दू बोलते हुए पंजाबी लहजे में बोलते हैं या उसका तड़का लगाते हैं तो ये अच्छा है। तो उन्होंने कहा था कि बघार लगाते हैं ना। जो वो पंजाबी बहुत ज़्यादा अच्छी उर्दू बोलता है ना, समझ लो झूठ बोल रहा है। आपको अपना वाकया सुनाऊँ, हमारे एक दोस्त थे पंजाबी सौदागर, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। अच्छा मैं मेरे दोस्त मेमन थे, हम दोनों गए। अब हमको पूछना ये था कि हमने कहते हैं ना कि भई मैयत का दीदार करना है या डेड बॉडी कहाँ रखी है, मैयत कहाँ रखी है। उन्होंने सोचा यार ये दिल्ली वाले हैं, बड़ी परफेक्ट उर्दू बोलते हैं। कहने लगे जसद-ए खाकी कहाँ रखा है? अच्छा, पली तो वो जो पंजाबी सौदागर उनके वालिद के वो भी मुस्कुरा दिए ना, हालाँकि उनके वालिद कि यार ये मेमन ख्वाह जसद-ए खाकी कहाँ रखा है? तो इतनी ज़्यादा गाढ़ी उर्दू हम बोलेंगे तो हम पकड़े जाएँगे ना। हमें वही बात बोले हाँ, मसनूईपन नहीं होना चाहिए। तो जावेद भी है ना बहुत अच्छी उन्होंने एमए किया है उर्दू में। तो मैं उनसे कहूँगा एक प्रोग्राम तुम करो एज़ ए मेज़बान। प्लीज़ मुझे बहुत खुशी होगी। मैं थोड़ा-सा ऑड जगह पे हूँ, ये सारा सेटअप लेके कहीं जा नहीं सकता हूँ। अगर ऐसे आ जाए ना कि मेज़बान मेहमान दोनों हैं, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। मिल-जुल के करना चाहिए। जावेद ने अगर कोई प्रोग्राम किया तो आप देखेंगे उसकी एक बात ही अलग होगी। लहज़ा मेम नहीं होगा उसका, लेकिन अच्छा लगेगा। बिल्कुल और ऐसे कि आपकी मार्फ़त अगर जैसे रमज़ान बलूच साहब को मैं चाहता हूँ कि उनका होना चाहिए इंटरव्यू। मैं ले आऊँगा उनको, कोई बड़ी बात नहीं है। तो काफ़ी बातें अच्छी रही और अभी अब तो आपसे बातें चलती रहेंगी इंशाअल्लाह और आपने इतना वक़्त ये हैं बाकी लोग साहिब किताब नहीं है, तलत कुरैशी हैं, डॉक्टर इकबाल आशमानी हैं। हाँ, 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 हाँ। उनकी 3 किताबें आई हैं। हाँ जी, जी, उनसे मैं बात करूँगा। जी। मैं तो रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप मेज़बान बनें और उनको मेहमान लेके चलिए वो तो हम देख लेंगे लेकिन ये इन 2 को तो है ना, मैं अपने साथ गाड़ी में ले आऊँगा, इनको बोलूँगा मैं ले भी जाऊँगा, तुमको छोड़ भी जाऊँगा, तो आप प्रोग्राम कर दो। सही बात है, ये तो बहुत अच्छा डॉक्टर साहब जो है वो तो उनका क्लिनिक होता है, तो उनका टाइम ज़रा वो होगा और तो देख लेंगे ना, जो भी इस तरह का टाइम होगा उसमें हम रख लेंगे। कर लेंगे जो आउट ऑफ टाइम होगा उसमें कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ, बस 1-2 दिन पहले बता दीजिए किसी दिन और किसी की रिकॉर्डिंग ना हो रही नहीं, नहीं वो तो हम तय कर लेंगे ना, मैं रमज़ान साहब से पूछ लूँगा कि भई तुम्हारा इंटरव्यू हमको कराना है, तो तुमको मेरे साथ चलना है, ठीक है? अब जो उन्होंने फिर आपसे पूछेंगे आप जो डे देंगे ना, उस दिन हम आ जाएँगे। क्योंकि मुझे मुझे इन सब इंटरव्यू से इतना सीखने को मिल रहा है। मोइनुद्दीन अकील साहब का इंटरव्यू था मेरे लिए आई ओपनर था। हमज़ा फारूकी साहब का इंटरव्यू, मेराज जामी साहब का, अकील जाफ़री मतलब मुझे खुद बहुत सीखने को मिलता है।
जो चीज़ें होती हैं ज़िंदगी की, ज़िंदगी कैसे गुज़री है, तो इसीलिए मैंने कहा कि इसका नाम है अफ़साना ज़िंदगी का, कि जो लाइफ़ की जो चीज़ और अभी एक और भी किताब आई है ना उसके ऊपर उर्दू के ज़बान के मुहावरों पर। मुहावरों पे नहीं बल्कि उसके ऊपर जो जैसे हम कहते हैं ना। स्लैंग्स के ऊपर, वो उबैदुल्ला कहर की। नहीं, नहीं, उबेल खैर नहीं, ये दूसरी आई है, नाम भूल गया मैं वो। कराची वालों के नहीं, वो एक तो जसारत में लिखते थे ना, ज़बान ज़बान बिगड़ी। जी, जी, जी। वो उनके क्या नाम था? अतर 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 हाशमी। अतर हाशमी के जो शागिर्द थे ना, उनकी किताब आई है अच्छा, अच्छा। कि वो जैसे हड़ताल का लफ्ज़ कहाँ से आया? तो हड़ हड़ अच्छा हड़ नहीं है, ये हट है। नहीं, वो उबैदुल्ला की भी तो उबैदुल्ला कहर की भी तो ग़ालिबन इसी किताब मौज़ू पे कोई किताब आई है। हाँ, वो उन्होंने मुहावरे, हाँ, लेकिन वो फ़ुज़ूल है। मतलब वो कराची की वो मैं गली मोहल्ले की ज़बान को प्रोजेक्ट करेंगे तो उर्दू उल्टी खराब होगी ना हमारी। वो उनकी जो है ना वो ये है कि हड़ताल का लफ्ज़ कहाँ से, तो हट कहते हैं ज़बान को, और ताल के ताल ये वो इस तरह की है। हाँ। वो उसका जो भी है ना उसको भी मैं जो मतलब वो है मुसन्निफ़ ज़ाहिद अली खान ने छापी है उनकी किताब, उनसे कहेंगे तो वो उनको तो वो ऐसे लोग हैं ना उससे उर्दू को फ़रोग़ मिलता है ना। तो बातें बहुत करनी थी, लेकिन मुझे मालूम है कि मैंने आपका काफ़ी वक़्त ले लिया है और बड़ी मैं आपका बहुत ही मतलब ममनून हूँ कि आपने खुद से पेशकश की है कि यहाँ पे आप मेहमानों को लाएँगे, उनका इंटरव्यू करेंगे और अच्छा इसी बहाने आपकी मार्फ़त लोगों को उनको जान पाएँगे। तो ये प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए हाज़िर है और जब आप है कि आप मुझे 2 दिन पहले बता दीजिए, ये पूरा सेटअप मिलेगा, आएँ, इंटरव्यू करें और यहाँ से कोई भी इंटरव्यू उस वक़्त तक पब्लिक नहीं होता है, जब तक जो इसका इंटरव्यू वो पूरा एक-एक लफ्ज़ देख ना लीजिए। उसमें बाज़ औक़ात कई-कई महीने भी लग जाते हैं, वो तसल्ली नहीं हो पा रही है, ये काट दो, वो काट दो, वो काट दो। क्यों? इसलिए कि पब्लिक फ़ेस है, बोलने में बाज़ औक़ात चीज़ें निकलती हैं कि बाद में आदमी खुद सुनता है, कहता है, यार ये जुमला ज़रा निकालना चाहिए। तो मेरा ख़्याल है कुछ आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अब पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इज़्ज़त दी, वो तो एक रस्मी जुमला हो गया। लेकिन असल बात ये है कि आपसे जो बातें हुई ना कि जो आपका भी जो फ़ोकस है वो उस पे है कि अदब को फ़रोग़ हासिल हो, ज़बान को फ़रोग़ हासिल हो। तो उसमें हम जो अहले ज़बान हैं या अहले ज़बान से मुराद वो नहीं है जो दिल्ली या लखनऊ के हैं, भले वो बलोच हों, भले वो पंजाबी हों, लेकिन जो ज़बान की किसी न किसी तौर पे खिदमत कर रहे हैं उर्दू की, उनको हम यहाँ लाएँ और उनसे गुफ्तगू करें। हो सक इसका मतलब अल्लाह हमको अजर ज़रूर देगा, समर ज़रूर मिलेगा इसका। मैं आपसे सिर्फ़ एक चीज़ कहूँगा जो चीज़ मुझे बहुत परेशान करती है, वो ये है कि कहने को तो एक्सपो सेंटर में नुमाइश आती है, लोग टूट पड़ते हैं किताबें ये वो। अगर आप तजिया करके देखें, या तो वही मज़हबी फ़िक़ही बहस में उलझाने वाली, ठीक है, वो सब छोड़ दें अभी। एक सर्वे किया था, आपको शायद मालूम होगा, बड़ा मशहूर सर्वे हुआ था कराची के अंदर ये। उन्होंने बताया था कि जो लोग 16 साल तालीम हासिल करके निकलते हैं, ठीक है, एमए वगैरह करने के बाद, उनमें से 70% का कहना है कि हमने ज़िंदगी में सिवाय कोर्स की या इम्तिहान पास करने के लिए किसी किताब के अलावा कोई किताब से ऐसे खोल के नहीं देखी है, खरीदी नहीं है। तो मैं किसी ने आप तशरीफ़ लाइए, मैं आपको लेके चलूँगा साथ में, मेरी जो लाइब्रेरी हमने खोली हुई है। पूरा दिन मैं बैठा रहता हूँ, आते हैं लड़के भी आते हैं, लड़कियाँ भी आती हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ सिलेबस की किताबें। आप यकीन करेंगे इनिशियली मैंने उसमें कोई ढाई 3 लाख की किताबें डलवाई थी है और दिल इतना खट्टा हो गया मैंने किताबें लेनी छोड़ दी। मैंने जब कोई पढ़ता ही नहीं है, तो फिर यहाँ खाली म्यूज़ियम खोलने का क्या फ़ायदा किताबों का ये। तो अनफॉर्चुनेटली जो आ रहे हैं मेरे पास लड़के-लड़कियाँ, वो बहुत अगर है तो कोई एमकेट की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी कर रहा है और आपको ये सुन के तैजुब होगा कि 2-2 महीना, 3-3 महीना पूरा-पूरा दिन पढ़ के वो लड़कों-लड़कियों ने वहाँ पे किया है। जिस दिन उनका फाइनल इम्तिहान हुआ उसके बाद से मैंने उनकी कभी शक्ल नहीं देखी। मतलब आदमी ये भी सोचता है यार मैं इतना टाइम लगाया मैंने, अब चल के 2 किताबें निकाल के पढ़ लूँ। किताबें लोग नहीं पढ़ रहे हैं और जब नहीं पढ़ रहे, जब कोई चीज़ है ही नहीं, कोई इनटेक नहीं है तो फिर आउटपुट क्या मिल गया सारी ये। तो मेरा ख़्याल है हमें किताबों को देखिए एक्सपो सेंटर की आपने बात की ना, ये भी अब एक जो ईद की खरीदारी नहीं होती जिस तरह, जी, बिल्कुल फैशन है। फैशन है। लोग लेते आप जो लेके उससे पूछें कि एक अगर मैं यहाँ का अगर वज़ीर-ए-आज़म हूँ तो सबको पता है उसने क्या-क्या तूने पढ़ा है? जितनी किताबें नहीं पढ़ी उतने कोड़े लगेंगे। तो सबको लगेंगे कोड़े। क्योंकि कोई पढ़ता नहीं है, सिर्फ़ शो है कि इतनी किताबें लेके जा रहा है बस। और फिर ये स्कूलों की बसों की बसें आती हैं बच्चों की भर के, तो असल किताब की तरफ लोगों को लेके आना है और मैं तो अब समझता हूँ कि इसके लिए मेरी जो भी खिदमत है मैं हाज़िर ये हूँ। हम सबको मिलके काम करना है। मिल के काम करना है इंशाअल्लाह और अज़ीज़। तो मैं आप मुझे अपनी टीम का एक अदना सा कारकुन समझिए
और जो मेरे ये तो लायक आपकी एक आत्मरचना नहीं, नहीं, है। नहीं, नहीं, वो तो बात ऐसी कोई भी नहीं है। जो भी आप समझते हैं कि मैं काम कर सकता हूँ आपके साथ, आपके कराची उसूल बयान के साथ ये, जो मेरे से मेरे काम बताइए मैं इंशाल्लाह आपके साथ काम करूँगा। लेकिन लोगों को किताबों पे चलाना है। इकबाल साहब मैं आपसे क्या बताऊँ कि मैं खुद बड़ा घबराता हूँ सब चीज़ों से और मैंने कैलकुलेट किया कि दिन में 6 से लेकर 7 घंटे तक मोबाइल से अपनी नज़रें होती हैं, सही होता है। ठीक है? आप इसके बगैर आप निकल नहीं सकते हैं। हम किस चक्कर में फँस के रह गए। अब मैं मेरे पास किताबों के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से आपको पता है जो मैं किताबों में तबसरे जो मैंने स्टार्ट किए सारे, उसकी वजह बस सबसे बड़ी क्या है? इसी मैं किताब पढ़ लूँ। यही होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। भई आप जब बच्चों को स्कूल के बच्चों को भी हमारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं ना इंग्लिश या उर्दू, हाँ, हाँ, तो हमारे खुद की इंग्लिश अच्छी हो रही होती है, जो हम भूल गए हैं। अच्छा एक बात आपको और बता रहा हूँ, आजकल मोबाइल पे एक और अच्छी चीज़ हो रही है। पहले तो ये टिकटॉक होता था ना, वो फ़ुज़ूल किस्म के चीज़ें होती थी। अब जो नए लड़के आ रहे हैं, शिकारपुर की पूरी हिस्ट्री कोई बता रहा है, कोई चिन्योट की बता रहा है, कोई कहाँ ये बड़ा अच्छा रुझान शुरू हो गया है। ये अच्छी चीज़ है। ये बड़ा अच्छा है कि ये एक तरह से इसको प्रमोट करना चाहिए। करना चाहिए। अच्छी चीज़ों को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। मैं अपने उस पे अक्सर इसको ग्रुप में देता हूँ कि देखिए ये कितनी अच्छी बात कर रहा है कि मतलब एक पूरी जी, मैंने भी देखा है, बस पंजाब वगैरह की जो है, हैरत होती है कि वहाँ इतना काम हो रहा है और ट्रैवलिंग पे भी हो रहा है, स्कूलिंग पे भी हो रहा है, पुरानी बिल्डिंगें, उनके रेस्टोरेशन उसकी तारीख क्या था, क्या नहीं सब भले वो बाज़ औक़ात तो सरसरी बता देंगे, वो भी आपको सरसरी एक चीज़ की वो मिल जाती है ना, फिर आपको तजस्सुस होता है इसको आपके पास गूगल है, पहले की तरह आपको लाइब्रेरी खंगालने की ज़रूरत नहीं है, गूगल पे आपको बहुत मवाद मिल जाता है। और चैट जीपीटी और सब जो आया है वो तो फ़ुज़ूल है, वो तो बेकार है। गूगल है ना, गूगल फिर भी सही है। मैं आपको एक अजीब बात बताऊँ ये, टिकटॉक चाइना ने बनाया है। दुनिया भर में टिकटॉक पे जो नज़र आता है, चाइना में वो नज़र नहीं आता है। चाइना में जो लड़के टिकटॉक देखते हैं, वो स्टार्टअप के बारे में, वो आइडियाज़ के बारे में, वहाँ पे सब वल्गैरिटी नहीं आती है, जो यहाँ पे आजकल सराइकी नहीं, यहाँ तो फ़ुज़ूल ही आते हैं ना। तो अब असल चीज़ है कि गिलास है ना, गिलास से मैं क्या काम लेता हूँ? मैं शराब पीऊँ, मैं कौन-सा गिलास जो है ना शराब के लिए बना हुआ है। तो सोशल मीडिया पावर बहुत है, टिकटॉक पे पावर बहुत है, फेसबुक रील में पावर बहुत है, प्रोवाइडेड है कि आप उससे मुस्बत काम लें। चीन ये कर रहा है कि चीन अमरीकियों को कुछ और दिखा रहा है, टिकटॉक पे हमें कुछ और दिखा रहा है, लेकिन खुद चीन में वो चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। उसको देखने के बाद एक लड़के में उमंग होती है, मुझे कुछ सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है। देखें, आपको बताऊँ विकिपीडिया है ना, जी, जी। अब लोग कहते हैं विकिपीडिया में फ़ुज़ूल चीज़ें होती हैं, गलत होती हैं। लेकिन आप इंडिया का विकिपीडिया देखें ना, इंडिया के किसी भी रहनुमा के बारे में, एक्टर के बारे में, इलाके के बारे में, उन्होंने कम्प्रिहेंसिव मालूमात दी हैं। उन्होंने एक टीम रखी है। उसकी वजह है ना, वहाँ लोग पढ़ते हैं किताबों को, किताबें छपती हैं साल में, इस दिमाग में तो है लोग हैं, हर आदमी उसका एडिटर है, तो वो उसको जो भी चाहिए वो रेफरेंस तो इंडिया ने है ना क्या करा है कि एक टीम बनाई है, जो उसकी पूरी मालूम अब जैसे हमारे मेमन इलाके थे ना, बाटवा, कुतियाना, धोराजी, इन सब की मालूमात अब विकिपीडिया पे इतनी फाइन मिल जाती है आपको टोटल, इसका ये नाम क्यों था, इसका बादशाह कौन था। अच्छा, हमारे यहाँ क्या मुसीबत है, हमारे यहाँ भी टीम बनी है, लेकिन वो क्या लिखते हैं, अब आप जैसे गुलशन मेवार, ये लिखा गया कि ये एक आबादी है, जहाँ पख्तून, सिंधी, पंजाबी और कितनी है सिंधी, पंजाबी, पख्तून और बलोच और मुहाजिर रहते हैं। तो यही रहेंगे ना, कोई आसमान से आके फरिश्ते तो नहीं रहेंगे यहाँ के। ये कोई मालूमात बताने की चीज़ है। अच्छा, हर इलाके के बारे में आप कभी देखें, हमारे किसी भी इलाके में गया तो यही लिखा होगा विकिपीडिया में। तो ये अच्छा किसी आदमी का देखें तो ये विकिपीडिया में उसका वहाँ तो छोटे-छोटे एक्टर के बारे में आपको मालूमात है। वजह ये है कि वहाँ पे बहुत से लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और यहाँ हम लोग सिर्फ फॉरवर्ड कर रहे हैं, कि कोई अच्छी सी मीम आ गई तो उठा के सबको फॉरवर्ड कर दिया। अगर इस कल्चर को डेवलप करेंगे तो बहुत इनको वर्कर मिलेंगे, लेकिन करते नहीं है ना। मेरा ख़्याल है कि इसमें सोशल मीडिया प्लस अदब में मक़सदियत लानी पड़ेगी और उसी पे सारी तवज्जो मबज़ूल करनी पड़ेगी कि सोशल मीडिया का जो पॉज़िटिव पहलू है, उसके तहत किताबों को और इल्म को फ़रोग़ दिया जाए, मुताले को फ़रोग़ दिया जाए और नए लिखने वालों को आमादा किया जाए कि लिखें, लोगों ने लिखना छोड़ दिया है। हमारे अकील भाई हैं, अकील अब्बास जाफ़री। जी, जी। देखिए ना वो कितना विकिपीडिया वालों की मदद करते हैं ना। अभी शायद आपको पता है एक बहस चली थी ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट पर। जी, 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 जी। तो वो जो एक खातून है उन्होंने कह दिया कि मेरी अम्मी के नाम पर है। वो उसकी मिरर की एडिटर थी ज़ेबुन्निसा। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन वो तो शहज़ादी ज़ेबुन्निसा के नाम पर है ना। हाँ। तो ये आपके रमज़ान बलोच साहब ने कहा नहीं जी ये तो वही हैं मिरर वाली हैं क्योंकि रमज़ान बलोच साहब को जो है ना कुछ मामलात में खुदा वास्ते का बेर है। हाँ, तो हाँ, हाँ। उन्होंने कहा नहीं वो ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट नहीं है। अच्छा मुझे भी बहस में शामिल किया, मैं कराची पे लिखता हूँ। तो मैंने कहा भाई वो तो उन मोहतरमा के अब ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट से जो ज़ेबुन्निसा जो वो थी सहाफ़ी थी हैं जो रिसाला निका उनका ताल्लुक सिर्फ़ इतना था कि वहाँ एक जूते की दुकान पे उनके मियाँ मैनेजर थे।
अच्छा ये मेरे लिए नया है, मैं आज तक यही समझ रहा था। सोशल मीडिया में मैं इतना पढ़ा है इसके बारे में कि मैं उन्हीं खातून जो मेरे कहते थे उनको मैं लेकिन अखिल भाई ने इसको दुरुस्त करवाया ना सोशल मीडिया उस पे विकिपीडिया में जो वो लिखा हुआ था सारा फिर उन्होंने चेंज किया कि नहीं ये सही है कि वो वही ज़ेबुन्निसा थी औरंगज़ेब आलमगीर की साहबजादी उनके नाम पर है ये। नहीं, अकील साहब का तो काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इस मामले में, कोई बात नहीं, बहुत मतलब वो चलती-फिरती एनसाइक्लोपीडिया है। सबसे बड़ी खूबी उनके अंदर ये है कि इनसे आप कोई सवाल पूछे ना तो आपको पूरा जवाब देंगे, उसके लिए किताब आपको प्रोवाइड करेंगे, बाज़ औक़ात तो पल्ले से फ़ोटो स्टेट करा के दे देंगे। लेकिन कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि यार मुझे पता नहीं है या मैं नहीं बता सकता है, मेरे पास टाइम नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता। अकील भाई जो है ना वो सही मानों में उस्ताद हैं। उनको उस्ताद कहना चाहिए। सही बात। अकील साहब का मैंने इंटरव्यू लिया था जिस दिन उनको मिला था तमगा मिला था, नेक्स्ट डे हुई हम यहाँ पे इंटरव्यू था काफ़ी लंबा और बहुत उनसे हमें सीखने को मिला था। बाकी जितनी उन्होंने स्टूडेंट लाइफ़ से जितनी मेहनत करनी शुरू की थी है, तो मज़ा आ गया था उसमें। हमें गए थे प्रोग्राम क्विज़ प्रोग्राम में। तो उन्होंने कहा जो एक साहब आए थे ना, वो उन्हीं के दौर के थे। अकील भाई भी क्विज़ प्रोग्राम में थे, वो भी थे। तो वो कहने लगे कि मैं जब मुझसे पूछा कि शेर किससे डरता है? हुँ। शेरनी से? तो अकील भाई ने वही बीच में कह दिया कि शेरनी से। तो वो कहा कि वो प्रोग्राम वो जो था ना उन्होंने कहा आप ये सवाल ही कैंसल है, वाक़ई ये इससे भी डरता है, किसी और से तो डरता है। अकील भाई ने उसका प्रोग्राम ही बढ़ कहते हैं ना बढ़ गया। प्रोग्राम बढ़ गया। बढ़ गया। तो बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब और क फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी और वो मेरे लिए जब भी कोई खिदमत हो मुझे बता दीजिएगा। मेरा अब मेरी पहली तरजीह रमज़ान साहब को पहले घेरना है, इसके बाद फिर वो दूसरे जो भी होंगे। ये वो लोग हैं जो लिविंग लीजेंड हैं, जिनके पास ये चीज़ें रहनी चाहिए। कोई आज पढ़ ले, कोई 6 साल बाद पढ़ ले, कोई 10 साल बाद पढ़ ले, उनकी ज़ुबानी कहानियाँ बड़ी अच्छी रहेंगी। अब मैं किसी जुमे का इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाएँगे? कि उस दिन मुझे थोड़ी फुर्सत होती है तो इस शाम के टाइम पे हम आ जाएँगे मैं और रमज़ान साहब?